डॉक्टर साहब, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने ओहदे से दस्तबरदार होने जा रहे हैं? जी, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं क्योंकि मेरे ख्याल से जो रहनुमा है उनके दरमियान भी थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फ़ैसला बहरहाल उन्होंने ही करना है कि वो किस शख्सियत को नॉमिनेट करें। और ये सूरत हाल जो है ये बहुत ज़्यादा दरपेश नहीं थी मुस्लिम लीग नून को जब नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत हुई थी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया था, जो अभी भी हैं, और मुस्लिम लीग नून का, और शाहिद खान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया था। जो तहरीक इंसाफ में मसला है वो एक तो यह है कि शायद वो फैमिली में रखना चाहें। अच्छा, फैमिली में अगर वो रखते हैं तो अहलिया या जो अलीमा खान साहिबा, वो उनमें से किसी को, और अगर वो फैमिली से बाहर हैं तो फिर उसमें मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं और ज़ाहिर है कि एक दूसरे के अगेंस्ट बात भी हो रही है। अब जैसे काबिल एहतराम है बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, ये सारी शख्सियात हैं, लेकिन यह है कि इसमें अगर ज़ाहिर है राय तो हतमी फ़ैसला तो उनका ही है, हम तो सिर्फ एक बात कर सकते हैं। अगर वकला में ये इंतहाई काबिल एहतराम है, शोएब शाहीन साहब, ये सारी शख्सियात, लेकिन वकला में अगर मेरा ख्याल है कि अगर वकला में तो वो शख्सियत जो जैसे आमिर खान साहब हैं या अली ज़फ़र साहब हैं या बाबर इमान साहब हैं या अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, या मुझे ये मेरे ख्याल से अज़हर सिद्दीक़ साहब, मुझे नहीं पता पीटीआई में हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये शख्सियत तो हैं। और अगर वकला में तो या किसी और को भी ऑफ़र की जा सकती है, मतलब ऐसी शख्सियत खामोशी से ट्रैक टू मैसेज जाए तो मुझे नहीं इल्म के एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल यानी कोई कदावर शख्सियत, ये भी कदावर हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा केसेस लड़े हैं सारे, लेकिन यह है कि फ़ैसला उनको ही करना है। और अगर बाहर से जो है वो बाहर से उन्होंने देना है तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर मतलब जैसे अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, इस वक्त बाहर मौजूद हैं, ठीक है ना, और भी लोग हैं, मतलब वो उन पे मुकदमात हैं, उन पे वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, मुकदमात हैं। कुछ तो ये ना कि जो ज़ेर हिरासत हैं तो उनको तो आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, जैसे मैंने एक नाम लिया, ऐसे और भी रहनुमा हैं, लेकिन फ़ैसला वाला उन्होंने करना है। वो जिसको भी कहेंगे तो वो ज़ाहिर है कि वो चाहे वो फैमिली में करें या वो वकला में से किसी को करें, हमारे लिए एक वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी सियासी जमात और उसका उनके वो सरबराह होंगे, तो ये उनका पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है। अब इसमें जो है वो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि कल एक तो ओपन ट्रायल वाला आज हुआ है कि उनका ट्रायल जेल में होगा, लेकिन उसमें जो है वो दोबारा से शुरू होगा साइफर, यानी अब साइफर का जो मामला है वो 30 दिन में निपटाना है, लेकिन उसकी शुरुआत अब दोबारा से होगी 1 तारीख से गालिबन। और उसमें जो है वो मेरे ख्याल से मीडिया के लोग भी होंगे, और उसमें जो बाकी आम लोग भी, जितने वो जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को अदालत ने कहा है कि आप इंतज़ाम करें। और नवाज शरीफ साहब की कल अपीलें जो हैं वो लगी हुई हैं नैब की, और नैब जो है उसने ये कहा है कि हमारे पास तो कोई शवाहिद ही नहीं थे। अच्छा, ये जब ये मामला चला ना, जब ये फैसला आया, मैं उस वक्त और बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जिनमें मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये समझ ही नहीं आया फैसला कि यह कामई वाला और ये सब। तो मैंने बाद में काफ़ी दिनों के बाद ये भी बार बार होता रहा ना ये कि ये अकामे पे हुआ है फैसला, तो मैं इसमें कि यार ये अजीब सी कोई बात है, ये तो अजीब सा है, कोई चक्कर ही कुछ अजीब सा, मुझे ये समझ ही नहीं आया। केस ही मुकदमा होता है ना, बाज़ दफ़ा आपको समझ ही नहीं आता कि पनामा था, उसमें से अकामा था, तो वो फिर जेआईटी क्या थी, तो फिर वो 5 हीरे कौन से थे, फिर क्या था, मुझे बिल्कुल। फिर मैंने अंसार अब्बासी साहब ने मुझे बताया एक दिन, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये पनामा पे हुआ है। तो मैंने कहा ये पनामा पे, फिर उन्होंने मुझे 4-5 मिनट में इसको थोड़ा सा इसको, ये नहीं होता ना कि आप किसी से समझे, तो फिर मैंने उन्होंने कहा सॉरी पनामा पे नहीं, ये अकामा पे हुआ है, ये नाहिलियत अकामा पे है। तो मैंने कहा अकामा पे है, तो वो पनामा पे फिर क्या हुआ, तो वो पता चला पनामा का शायद वो पता नहीं, शायद कुछ आगे पीछे हो गई थी उसकी जेआईटी या क्या हो गया था, खुदा जाने। एक अजीब सा एक मखमूस है कि नैब जो है उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि
वो पता नहीं फिर नैब ने क्या किया उस पर, तो नैब ने कोई चालान ही नहीं जमा हुआ उसका, और अजीब सा एक केस, और इतना मामला आगे चला गया। तो बहरहाल अब अदालत जो भी करती है इसको आगे चलाती है, या इसमें से ज़ाहिर है कि नैब से कहती है। लेकिन ये है कि ये बड़ा एक अजीब व गरीब मामला है। तो वो नैब के पास कुछ इसमें निकला ही नहीं, कुछ है ही नहीं नैब के पास, तो फिर ये था क्या, फिर ये क्या था, ये एक सवाल है। तो अभी समाअत होगी बहरहाल, तो पता चलेगा कि ये क्या आर्गूमेंट करते हैं। लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कल तक हुई कि नैब ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक अजीब सा मामला। बहरहाल ये कल इसका अंदाज़ा होगा, कल या परसों या चंद दिनों में। और बाकी तो इलेक्शन में रह गए हैं अब 68 रोज़। तो 68 रोज़ 68 डेज़ के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, सूबाई और कौमी असम्बलियों का। ठीक है, अच्छा जी, तो बस अब इतना ही है। ठीक है, और वो ये भी होने जा रहा है, और ये अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाए जी। ठीक है, होने जा रहा है बस। अच्छा, तो बाकी जो है वो हालात इस वक्त, ये पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है ये जहन में रखें, खत्ते और दुनिया के हालात तय कर रहे हैं। पिछली हुकूमतें बनी गिरी, दाएं बाएं आगे पीछे, ये जो मैं बात कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में आगे जो भी कुछ होगा तो ये खत्ते के वाक़यात तय करेंगे, इसमें बहुत बड़ा अमल होता है इसके अंदर। मुशर्रफ साहब की हुकूमत का जाना, उसके बाद जमहूरियत की बहाली मुल्क में, जैसी ज़ाहिर है कि एक जमहूरियत बहाल हुई, इलेक्शंस, मुख्तलिफ पार्टियों का बनना, इत्तेहादों का बनना, और तो पाकिस्तान के अंदर एक बाहर का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वो बाहर का फैक्टर इस वक्त जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेट नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया मतलब होता था ना कि वो एक जगह से कॉल आती थी और ये फलानी ये, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि वो बहरहाल यानी जो भी कुछ हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से ये कहा जाएगा कि फ़लाने शख्स को जी या फ़लानी हुकूमत, ऐसा नहीं हो रहा। पहले ऐसा था, ठीक है, इससे पहले बिल्कुल ऐसा था, एक लॉबीज़ होती थी वहाँ पे। दुनिया की सबसे मजबूत लॉबी इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। दुनिया की सबसे मजबूत लॉबी अगर वाशिंगटन डीसी में थी, वो उसके ऊपर पूरी किताबें आई थी, इसराइल लॉबी, वो तबाह बर्बाद हो गई है। ठीक है, मतलब इसराइल लॉबी, वो एक उसमें लोग, उसमें पूरा वो पूरा जो उनका था सेटअप, वो इस वक्त हो गया। तो बाकी किसी ने खाक लॉबी करनी है जाके अपनी। ऐसा भी होता था कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ऊपर नीचे करने से पहले इसराइल लॉबी से कांटेक्ट किया जाता था कि इसराइल वाया इसराइल लॉबी, कुछ जमातें हमारी वहाँ पे अप्रोच करती थी वाशिंगटन में अपनी लॉबिंग के लिए। बहरहाल अब मैं ये जो बात कहने लगा वो ये कि खित्ते के हालात जो हैं वो बड़े बड़े अजब सी एक कहते हैं ना बेचैनी और कशीदगी। वो ये हुआ कि एक तो कल 2 दिन के लिए वो एक्सटेंड हो गई, वो जो वक्फा है जिसको वक्फा कहा जा रहा है अभी जंग के दरमियान, और वो 2 दिन के लिए उसको आगे कर दिया गया। उसमें 1 दिन आज और 1 रोज़ कल। अच्छा, और ये वक्फा जो है इसमें अभी थोड़ी देर पहले इसराइल की तरफ से ये खबर आई कि जी हम जो हमारा शुमाली इसराइल है वहाँ पे हमास ने रॉकेट फायर की और ये माहिदा ख़त्म हो गया। जवाबन जो है कसाम ब्रिगेड जो है गज़ा, अच्छा मिज़ाइल कहाँ से आए हैं? लेबनान से नहीं आए, गज़ा से ही आ रहे हैं। ये एक अजब किस्म की बात इसराइल के इसराइल के लोगों ने ऑपरेशन ही नॉर्थ में किया है। वो गज़ा में तो घुसे हुए थे इतने दिन, ज़मीनी ऑपरेशन, वो कह रहे हैं फिर गज़ा से मिज़ाइल आए हैं। तो वो कह रहे हैं माहिदा टूट गया, और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है बार बार, ठीक है ना। और बेन गवीर जो उनके हैं उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को कुछ देर पहले, अभी आधा घंटा पौना घंटा पहले, कि जी आप इसके ऊपर आप माहिदा तोड़ने का ऐलान करें और आप कहें कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उधर से जो है वो हमास ने रॉकेट फायर किया। उधर से उन्होंने फौरी तौर पे कसाम ब्रिगेड की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि हमारी तरफ से माहिदा नहीं तोड़ा गया, और ये फॉल्स फ्लैग खुद ही पटाखे चला रहे हैं अंदर, और अगर माहिदा तोड़ा तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं जवाब देने के लिए, और हम ये माहिदा तोड़ देंगे अभी फ़ौरन। अच्छा, अब ये यानी इस तरह की सूरत हाल इस वक्त है। और इसी दौरान जो है वो जो
चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क, और कल कौम वहाँ पे जो है वो जनरल असम्बली का इजलास हो, जनरल असम्बली का नहीं, सलामती कौंसिल का, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, और उसमें वो करारदाद पेश करेंगे चाइना के वज़ीर ख़ारजा। और अब ये देखना ये है कि उसको उसकी मुखालफत कौन करता है, ठीक है, या उनके वो खुद गए हैं ना वहाँ पे। अच्छा, और उसके साथ ही जो अमेरिका में ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा नहीं होते, जो उनको सेक्रेटरी ख़ारजा कहा जाता है, सेक्रेटरी स्टेट, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो आज इस वक्त जो है वो बेल्जियम में, और बेल्जियम में वो नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ यूक्रेन पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वो चले जाएंगे नॉर्थ मैसिडोनिया। अच्छा, ये नॉर्थ मैसिडोनिया में, ये ज़रा मुझे 2 मिनट दे, और फिर उसके बाद इसराइल आएंगे, और फिर जाएंगे मगरबी किनारे, और मगरबी किनारे के बाद जाएंगे दुबई। और ये उनकी जो ट्रैवल आइटिनरी है, ये अगर मैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के दिखाऊं फर्स्ट स्लाइड, तो ट्रैवल टू बेल्जियम, नॉर्थ मैसिडोनिया, इसराइल, वेस्ट बैंक एंड यूई, ठीक है ना। 27 तारीख से ये यूई में जो ये माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, COP 28। अच्छा, लेकिन ये इसको अगर देखें तो इसमें बेल्जियम, अच्छा नॉर्थ मैसिडोनिया में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत कमाल हो गया। अच्छा, इसका अब आप कहेंगे नॉर्थ मैसिडोनिया में क्यों? ये नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये है यानी बाल्कन्स, जो बाल्कन रियासतें हैं, और बाल्कन रियासतें जो हैं ये हैं, आप समझ लें कि ये बिल्कुल रशिया का एक जनूब मगरबी पिछवाड़ा जो है उनका, उसमें पूरा ये जो बाल्कन के पहाड़, और एक तरफ एजियन सी, और एक तरफ जो है वो मतलब ये सारे जो मेडिटेरियन सी फैला हुआ है, तो मेडिटेरियन सी के अंदर ये एक तरफ एड्रियाटिक सी है, तो एक तरफ ये सारे अल्टीमेटली मेडिटेरियन में खुलते हैं। फिर बीच में से एजियन सी जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो दरमियान में से फिर जाके ब्लैक सी, वो जो सी ऑफ मरमरा है ना, तो टर्की का जो यूरोप का इलाका है, जो लोग टर्की गए हैं वो इस बात को जानते हैं, इस्तांबुल में एक जगह है जो जहां से पुल के इस तरफ यूरोप है और इस तरफ जो है वो एशिया है, तो इधर जो यूरोप वाला इलाका है तो वो शामिल है, वो भी इसी में, यानी वो भी बाल्कन में शुमार होता है। और बाल्कन जो है, ये बाल्कन को लोग इस तरह से लोगों को ज़हन में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि यूगोस्लाविया होता था एक मुल्क, यूगोस्लाविया बना था पहली जंग अजीम के बाद, और 1991 में टूट गया। तो यूगोस्लाविया जो है उसमें बाल्कन की जंगें और पहली जंग अजीम हुई, और फिर उसके बाद यूगोस्लाविया बना, और यूगोस्लाविया जो है उसमें जो है वो ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हुई, तो यूगोस्लाविया बना। फिर ये जो टूटना शुरू हुआ ना आहिस्ता आहिस्ता, ऑटोमन एम्पायर, और ये सारे कुछ मुल्क ऑटोमन एम्पायर के थे, कुछ इधर के थे, कुछ, उन्होंने यूगोस्लाविया बना लिया। तो यूगोस्लाविया जब टूटता गया ना वक्त के साथ साथ, तो वहाँ से ये लफ्ज़ निकला जिसको हम कहते हैं बेल्कनाइजेशन। एक होता है ना फलाने मुल्क की बेल्कनाइजेशन हो रही है, यानी मुल्क टूट रहा है। यानी अभी तक ये बड़ी पॉलिटिकल साइंस में ये और आम उसमें भी इस्तेमाल होती है कि वो जगह यार मुल्क तो बेल्कनाइज हो रहा है। तो ये बेल्कन स्टेट्स वो हैं जो सारी के सारी, फिर यूगोस्लाविया टूटा और ये सारे मुल्क टूटे, तो ये वहाँ पर उनमें से एक नॉर्थ मैसिडोनिया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वहाँ पर जो इजलास हो रहा है वो नॉर्थ मैसिडोनिया में, वो जो है वो इजलास इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये देखें ना यूगोस्लाविया को देखें, अगर यूगोस्लाविया जब टूटा तो फिर उसमें से क्या क्या निकला आप ये देखें। यूगोस्लाविया जब टूटा तो 1991 में टूट गया, ठीक है यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया टूट गया तो उसमें से फिर क्रोएशिया अलग हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना अलग हो गया, फिर उसमें से सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो इकट्ठे थे, कोसोवो जो है वो अलग था, मैसिडोनिया अलग था, ठीक है। शुरू में तो ये सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो एक ही थे,